तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 16 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड पर देखा था कि हांते जो को एक छोटी सी फाइल मिल गई होती है जिसमें कि कुछ गैंगस्टर ने पुलिस ऑफिसर को मार दिया होता है और वो ऑफिसर होते हैं यूना, डोंगचल, योंकी और रामशिक। इस वजह से अगले दिन दोबारा हान तेजू इंस्पेक्शन स्टेशन में जाता है और वहां पर इसी केस के बारे में बता रहा होता है पुलिस ऑफिसर को। कुछ घंटे वेट करने के बाद वो ऑफिसर हान तेजू के पास एक रिपोर्ट लेकर आता है उसी केस की। उस रिपोर्ट की फाइल देखकर हान तेजू को बोल रहा होता है कि जैसे तुमने कहा था वो इंसिडेंट हुआ था और साथ ही में तुमने ये कहा था कि उस केस का जो इंचार्ज था वो था चीफ आनमिन सिंह। हांते जो हाँ कहता ऑफिसर बोल रहा होता है कि तुम देख सकते हो वो डिफरेंट पर्सन है। जो केस के इंचार्ज में था वो था चीफ कांग संगवान, ना कि आनमिन सिंह, और उसकी डेथ हुए करीबन 6 साल हो गए हैं। हान तेजू पूरी रिपोर्ट चेक करता है लेकिन उसमें कहीं पर भी चीफ आनमिन सिंह का नाम नहीं होता है और जो पुलिस ऑफिसर आया होता है सियोल से वो होता है चीफ कांग संगवान। ऑफिसर हान तेजू से बोल रहा होता है कि मैंने आनमिन सिंह के बारे में डाटाबेस में चेक किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अगर वो पर्सन 30 साल पहले रिटायर हुआ है तो फिर शायद तुम्हें पुलिस म्यूचुअल एड एसोसिएशन से मदद मिल सकती है। हान तेजू कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर हान तेजू चीफ आनमिन सिंह के कैबिन के बाहर खड़ा होता है। जैसे ही वो डोर पर नॉक करने जा रहा होता है तभी वहां पर डॉक्टर आर मिनसिक पहुंच जाता है और वो हान तेजू को अपने साथ कैबिन के अंदर लेकर जाता है। फिर मिनसिक हान तेजू से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने कैसे हुआ। हान तेजू पूछ रहा होता है क्या जो आपने सर्जरी करी है उसके कोई साइड इफेक्ट है। मिनसिक पूछ रहा होता है क्या तुम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। हान तेजू हाँ कहता है और कह रहा होता है कि मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मिनसिक कह रहा होता है कि ये डिलीरियम का साइन है। अगर कोई पेशेंट अनईजी या फिर रेस्टलेस है तो फिर उससे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे तुम्हें किस टाइप की चीजें दिखाई दे रही है। हान तेजू बोल रहा होता है कि मैंने कुछ पर्सन को अपने ड्रीम में देखा था, वही मुझे दिखाई दे रहे हैं बार बार और वो सारे रियलिटी में जिंदा थे। मैं इनसे कह रहा होता है कि जो तुम्हारे ड्रीम है वो सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस है। अगर वो वाकई में रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर शायद तुम उनसे एक बार मिले होगे। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें स्टोर होती हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता है। फिर वो हान तेजू को कुछ टैबलेट देता है और वहां से भेज देता है। रात को हान तेजू अपने घर पे होता है और वहां पर अपने बॉक्स में रखे कुछ रिपोर्ट फाइल देख रहा होता है। वो एक एक करके रिपोर्ट देख रहा होता है तभी उसकी एक रिपोर्ट में नजर पड़ती है और वो रिपोर्ट होती है हानबोक वेलफेयर सेंटर इंसिडेंट की। हान तेजू याद कर रहा होता है कि जब वो सुबह ऑफिसर से मिलने के लिए गया होता है इंस्पेक्शन स्टेशन, ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि तुमने कुछ और लोगों की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो पहले से तुम्हारे पास है। आज से कुछ महीने पहले तुमने कुछ ऐसे ट्रायल्स के बारे में रिक्वेस्ट किया था जो कि अनसोल्ड है। हान तेजू वो सारी रिपोर्ट निकालता है और उन सबके इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ रहा होता है। हान तेजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बार बार डोंगचोल, योंकी और नामशिक के बारे में सोच रहा होता है। आखिर में परेशान होकर वो टैबलेट खाता है जो कि उसे मिनसिक ने दिए होते हैं और उसके बाद वो सो जाता है। हान तेजू सोते हुए एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वही सेम चीजें दिखाई दे रही होती हैं वेयर हाउस की। इस वजह से हान तेजू की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो उठता है वो देख रहा होता है कि जो उसका टीवी होता है वो ऑन होता है और उसमें से यूना की आवाज आ रही होती है कि चीफ आप कहाँ पर हो, कैप्टन डेंजर में है। तभी हान तेजू के फोन पे किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करता है और तभी उस टीवी के सिग्नल चले जाते हैं। वो कॉल हान तेजू की मॉम का होता है। अगली सुबह रेडी होकर हान तेजू अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर पे पहुंच जाता है। घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंट वहां पर आती है और उसे हक कर लेती हैं। फिर उसकी मॉम भी आती है और वो दोनों हान तेजू को घर के अंदर लेकर जाती हैं। घर के अंदर पहुंचकर थोड़ी देर में वो सारे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हान तेजू अपनी मॉम के साथ बालकनी में होता है। हान तेजू की मॉम बोल रही होती है कल क्या तुम जॉब पे जाओगे। हान तेजू हाँ कहता है। मॉम बोल रही होती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हान तेजू कह रहा होता है कि पहले ही मैं बहुत सारे रेस्ट ले चुका हूँ। फिर मॉम कह रही होती है कि तुम्हारी आंट इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में, उन्हें पसंद है कि वो मेरे साथ रहें, इस वजह से वो मेरे साथ रहने लग गई हैं अब। हान तेजू बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है। तभी उसकी मॉम उसकी ओर देख रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम किसी बारे में सोच रहे हो। जब हम खाना खा रहे थे तब भी तुम्हारा ध्यान नहीं था खाने में, क्या कोई परेशानी है। हान तेजू बोल रहा होता है कि कुछ लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत है लेकिन मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं वहां पर नहीं जा सकता हूँ। हान तेजू की मॉम बोल रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की आवाज सुनो। हान तेजू ये सुनकर मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि यही सेम बात उससे यूना ने बोली होती है। मॉम पूछ रही होती है क्या हुआ है। हान तेजू बोल रहा होता है कि जो बात अभी आपने बोली है मुझे इससे किसी पर्सन के बारे में याद आ गया है। मॉम पूछ रही होती है कि वो कौन है, क्या कोई वो लड़की है। हान तेजू कुछ भी नहीं बोलता। मॉम बोल रही होती है कि मैंने तो मुस्कुराते हुए काफी टाइम बाद देखा है, लगता है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है। फिर वो उसका हाथ पकड़ते और कह रही होती है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या डिसीजन लोगे लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हान तेजू कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह हान तेजू सियोल पुलिस एजेंसी में जाता है। एजेंसी के अंदर पहुंचकर वहां पर सारे ऑफिसर से ग्रीट करते हैं। फिर हान तेजू अपने कैबिन में चला जाता है। कुछ ही मिनट बाद हान तेजू से मिलने के लिए सेवन पहुंच जाते हैं उसके कैबिन में। वो उसे गिफ्ट देती है और पूछ होती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। हान तेजू बोल रहा होता है कि ठीक ही फील कर रहा हूँ। फिर सेवन हान तेजू की ओर देखती है और पूछ होती है क्या तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हो।
तुम तो चाहते थे कि तुम वापस RIU में लौट जाओ। मैं काफी टाइम से कुछ स्ट्रेंज फील कर रही हूँ। जब से तुम जागे हो अपने उस ड्रीम से, तुम अब वो सेम पर्सन नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी गलत जगह पे आ गए हो। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो हाथीचू को बता रहा होता है कि कुछ ही देर में मीटिंग होने वाली है। ये बोलकर वो चला जाता है। सेवन भी वहाँ से जा रही होती है, तभी वो रुकती है और हाथीचू की ओर देखकर बोल रही होती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद हाथीचू उस मीटिंग में जाता है और वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं वो रिसेंट कुछ केस के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन हाथीचू को ध्यान उन सब पे नहीं होता है। हाथीचू को रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही होती है एक लड़की की। हाथीचू को ऐसा लग रहा होता है कि वो आवाज यूना की है और अचानक से वो खड़ा हो जाता है। हाथीचू के हाथ में एक ब्लेड होता है और अपनी मुट्ठी बंद करके उसे क्लिंच करने लग जाता है। तभी ऑफिसर हाथीचू से बोल रहा होता है क्या आप बिल्कुल ठीक हो, आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। हाथीचू अपने हाथ की ओर देखता है, उसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। हाथीचू कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है। ये बोलकर हाथीचू टेरेस पे चला जाता है और वो बार बार अपने हाथ की ओर देख रहा होता है। फिर वो अपना हाथ अपने हार्ट पे रखता है और बोल रहा होता है कि मैं अपने ड्रीम में उन लोगों से मिला जो आज जिंदा नहीं है, लेकिन क्या वाकई में वो ड्रीम था या फिर मैं अभी भी एक ड्रीम में हूं। हाथीचू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अचानक से भागना स्टार्ट करता है और वो टेरेस से नीचे कूद जाता है। कुछ ही सेकंड बाद हाथीचू की आंखें खुलती है और उसके हाथ में गन होती है और वो वेयर हाउस की तरफ भाग रहा होता है। उस वेयर हाउस में काफी सारे गैंगस्टर यूना, योंकी, नामचिक और डोंगचल को पीट रहे होते हैं। हाथीचू अपनी गन लेकर वहां पर पहुंचता है और उनमें से गैंगस्टर को शूट करता है। वो सारे गैंगस्टर रुक जाते हैं और अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। फिर वहां पर पुलिस ऑफिसर की टीम भी पहुंच जाती है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है। डोंगचल पूछ रहा होता है कि तुम इतना टाइम कैसे लग गया। हाथीचू उससे माफी मांगने लग जाता है। फिर वो उन सबको उठाता है और वो चारों हाथीचू के साथ वेयर हाउस से बाहर जाते हैं। बाहर पहुंचकर हाथीचू उन्हें बता देता है कि ये सब चीफ आनंद सिंह ने करवाया है। डोंगचल कह रहा होता है कि तुम बैकअप के लिए रिक्वेस्ट करो, आनंद सिंह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये बोलकर डोंगचल वहां से जा रहा होता है, तभी अचानक से वो जमीन पे गिर जाता है। फिर वो सारे किसी तरीके से डोंगचल को उठाते हैं और उसे हेल्थ सेंटर लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर डोंगचल का चेकअप करता है। योंकी बोल रहा होता है कि ये ऐसे मर नहीं सकते हैं। डॉक्टर बता रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, ये नहीं मरा है, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया था और कुछ ही टाइम बाद इसे होश भी आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर डोंगचल के ऊपर एक व्हाइट शीट डाल रहा होता है। उसी टाइम वहां पर डोंगचल की मदर इन लॉ, वाइफ और उसकी बेटी पहुंच जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। वो तीनों रो रहे होते हैं। मदर इन लॉ बोल रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। डोंगचल की वाइफ मदर इन लॉ को साइड में करती है और कह रही होती है डोंगचल से कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लग्जरी लाइफ दोगे, अब मैं और जंग यू तुम्हारे बिना क्या करेंगे। डॉक्टर तीनों को समझा रहा था और कह रहा होता है कि कुछ गलत फहमी हुई है, पर वो तीनों सुनने को राजी नहीं होते हैं। मदर इन लॉ बोल रही होती है कि उस फॉर्च्यून टेलर ने बिल्कुल सही कहा था डोंगचल के बारे में, ये तुम्हें जिंदगी भर ट्रबल देगा और साथ ही में तुम्हें वीडियो बनाकर छोड़ देगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतना जल्दी होगा, मुझे इस मैरिज के लिए अप्रूवल नहीं देना चाहिए था। डोंगचल की वाइफ कह रही होती है कि अब ये सब कहने से क्या फायदा है। तभी मदर इन लॉ बोलती है कि अभी देर नहीं हुई है, क्या तुम्हें याद है उस आदमी के बारे में जो कि तुमसे प्यार करता था, वो अभी भी अनमैरिड है। ये एक डेस्टिनी और तुम्हें लंबी लाइफ जीनी है, तुम्हें अपनी बेटी जोंगी के बारे में सोचना चाहिए। तभी डोंगचल की बेटी जोंगी मदर इन लॉ से बोल रही होती है क्या वो उस अमीर आदमी के बारे में बात कर रही है। मदर इन लॉ हाँ कहते हैं। जोंगी कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि ये बैड आइडिया है। मदर इन लॉ कह रही होती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अचानक से डोंगचल उठ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम तीनों किस बारे में बात कर रही हो। जोंगी अपने फादर यानी कि डोंगचल के पास जाती है और बोल रही होती है कि आप मरे नहीं हो। डोंगचल गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम चाहती हो मैं मर जाऊं। जोंगी मना करती है, उसे हक कर लेती है। डोंगचल से दूर करता और कह रहा होता है कि तुम मुझे डैडी मत बोलो, बल्कि तुम उस अमीर आदमी को डैडी बोलो। फिर डोंगचल की वाइफ उसे पीटना स्टार्ट करती है और बोल रही होती है किसने कहा था कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम मर गए हो, तुम्हारी वजह से मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मैं ढंग से सो भी नहीं पाई हूँ। पीछे योंकी, नामशिक, यूना और हांतेजू ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों को शांत कराते और वहां से भेज देते हैं। उन सबके चले जाने के बाद डोंगचल के साथ अकेला हांतेजू बैठा हुआ होता है। हांतेजू हंस रहा होता है। डोंगचल कह रहा होता है कि तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, हर शादी में ऐसा ही होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ डिफरेंट होगा, तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही होगा। चलो तुम ये बताओ कि आनंद सिंह के बारे में क्या हुआ है। हांतेजू कह रहा होता है कि हमने उसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया और बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तभी योंकी और नामशिक वहां पर आते हैं और वो उन दोनों को बता रहे होते हैं कि हमें मिन सिंह की लोकेशन का पता चल गया है, वो अभी एक पोर्ट पर आने वाला है। थोड़ी देर बाद डोंगचल उन तीनों के साथ पोर्ट पे पहुंच जाता है। फिर वो सारे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। डोंगचल जाके एक शिप में छुप जाता है और वो तीनों जाके आनंद सिंह को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ ही मिनट बाद वहां पर आनंद सिंह पहुंच जाता है और वो भागते भागते उस शिप में जाता है जिसमें कि डोंगचल होता है। मिनसिक को देखते ही डोंगचल बाहर निकलता है और वो उसे पकड़कर पीटने लग जाता है। फिर वो उसे अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। स्टेशन में पहुंचकर आन मिनसिक इन्वेस्टिगेशन रूम में होता है, उसके सामने बैठे होते हैं डोंगचल और हांतेजू, लेकिन मिनसिक कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर हांतेजू उसके सामने वो टेप रिकॉर्डर रखता है जिसमें की मिनसिक की रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग को सुनाने के बाद हांतेजू बोल रहा होता है कि इतना एविडेंस काफी है तुम्हें जेल में डालने के लिए। डोंगचल को रिकॉर्डिंग सुनकर गुस्सा आता है और मिनसिक का कॉलर पकड़ लेता है। हांतेजू डोंगचल को शांत कराता है। फिर डोंगचल वहां से चला जाता है अपने कैबिन में। थोड़ी देर बाद हांतेजू भी कैबिन में पहुंचता है डोंगचल के पास और वो उससे वो अकाउंट बुक मांग रहा होता है। डोंगचल वो अकाउंट बुक दे देता है। हांतेजू अकाउंट बुक देख रहा होता है। डोंगचल कह रहा होता है कि शायद चीफ आन मिनसिक को चीफ किम ने प्रेशर में डाला था। एक केस को कंप्लीट करने के बाद चीफ किम चाहते थे कि उन्हें प्रमोशन मिले। आन मिनसिक ने ट्राई किया लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया। इस वजह से चीफ किम चीफ आन मिनसिक को ब्लैकमेल कर रहे थे इस अकाउंट बुक के जरिए और इसी वजह से चीफ आन मिनसिक ट्रिगर्ड हो गए और उन्होंने चीफ किम को मार दिया। हांतेजू कह रहा होता है कि इतना एविडेंस काफी है।
फिर वो इन्वेस्टिगेशन रूम में जाता है और वहाँ पर योंकी और नामशी को बुलाता है ताकि वो दोनों चीफ आन मिनसिक को प्रोसिक्यूशन के पास ले जाएं। वो दोनों मिनसिक को बाहर ले आते हैं पुलिस स्टेशन के। उनके साथ हांतेजू भी जा रहा होता है। बाहर पहुंचकर वो दोनों मिनसिक को कार में बैठाते हैं। मिनसिक हांतेजू से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी वजह से बहुत लोग हर्ट होंगे। अगर तुमने मुझे प्रिजन में डाल दिया तो फिर तुम वापस घर नहीं जा पाओगे। मेरे अलावा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर डोंगचुल पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये कहकर वो विंडो क्लोज करवाता है और उसे वहां से ले आने के लिए बोल देता है उन दोनों को। मिनसिक के चले जाने के बाद दोनों स्टेशन में चले जाते हैं। फिर वो रात को इंसंग टाउन में जाते हैं और वहाँ पर वो सारे पार्टी कर रहे होते हैं। योंकी, नामची और डोंगचुल तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और साथ में वहाँ पर गाना गा के डांस भी कर रहे होते हैं। उन सबकी ओर देखकर हांतेजू मुस्कुरा होता है। फिर जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है वो हांतेजू के पास जाता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। हांतेजू कुछ भी नहीं बोलता है। फिर डोंगचुल हांतेजू को अपने पास बुलाता है और वो सारे मिलकर डांस कर रहे होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद वो सारे बाहर निकलते हैं। योंकी, नामशिक और डोंगचुल वहां से चले जाते हैं और जो हांतेजू होता है वो यूना को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। घर के पास पहुंचकर यूना बोल रही होती है कि अब तो केस खत्म हो गया, क्या आप जाने वाले हो? आप कब जा रहे हो? हांतेजू कह रहा होता है कि मैं अब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये जगह मुझे पसंद है। ये सुनते ही यूना खुश हो जाती है। तभी हांतेजू बोल रहा होता है, अगर तुम्हारा वो फ्री टाइम है तो फिर हम क्या मूवी देखने चले जो हम पिछली बार नहीं देख पाए थे? यूना हाँ कहती है और वो हांतेजू को थैंक यू बोलकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह हांतेजू स्टेशन पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर यूना, नामशिक और योंकी एक न्यूज़पेपर देख रहे होते हैं। वो उनके पास जाता और देखता है कि न्यूज़पेपर में डोंगचुल की फोटो छपी हुई होती है। डोंगचुल भी स्टेशन पहुंच जाता है। फिर वो न्यूज़पेपर देख रहा होता है। न्यूज़पेपर फोटो देखने के बाद डोंगचुल कह रहा होता है कि रिपोर्टर बे को फोटो लेनी नहीं आती, इसमें तो मेरी जॉ लाइन भी नहीं दिखाई दे रही है। तभी योंकी कह रहा होता है कि अब तो आपने केस सॉल्व कर दिया, लगता है कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है। ये सुनते ही डोंगचुल खुश हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर को कभी प्रमोशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पुलिस ऑफिसर को सिर्फ कल्प्रिट पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। फिर नामशिक डोंगचुल से कह रहा होता है, क्या मैं एचआर को बता दूं कि आपको प्रमोशन में नाम ना डाले? डोंगचुल का चेहरा उतर जाता है और वो नामशिक से कह रहा होता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो लगता है अब। ये कहने के बाद वो यूना से कॉफी लाने के लिए बोलता है। यूना कॉफी लेने जा रही होती है तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है और वो यूना को एक फाइल देता है। यूना फाइल ओपन करते हैं, उसके अंदर एक नोटिस होता है। नामशिक यूना से वो फाइल लेता है और डोंगचुल के पास जाके कह रहा होता है कि ये जो नोटिस आया है वो हांतेजू के लिए है। फिर वो नोटिस चेक करता है और वो एक ट्रांसफर नोटिस होता है। हांतेजू को वापस सियोल सेंट्रल पुलिस स्टेशन भेजा जा रहा होता है। डोंगचुल पूछ रहा होता है, क्या तुमने रिक्वेस्ट किया था? हांतेजू मना कर देता है। इसके बाद वो तीनों डाउन हो जाते हैं और वो अलग अलग जाकर अपने कैब में बैठ जाते हैं। रात को हांतेजू अपने घर पे होता है और वहाँ पर वो बार बार ट्रांसफर नोटिस की ओर देख रहा होता है। तभी डोंगचुल वहाँ पर पहुंच जाता है कुछ खाने को लेकर हांतेजू के लिए। फिर वो दोनों साथ मिलकर खा रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। हांतेजू डोंगचुल से बोल रहा होता है कि तुम क्या कहने आए हो यहाँ पर? डोंगचुल बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी कहने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस वजह से मैं आ गया। फिर हांतेजू बोल रहा होता है कि शायद ये मेरा आखिरी मौका है घर जाने का। डोंगचुल कह रहा होता है कि हाँ ऐसा ही लगता है, वैसे ये इतना आसान नहीं है कि तुम एक कंट्री साइड से सियोल में ट्रांसफर हो जाओ, लेकिन तुम खुश नहीं दिख रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम वापस सियोल जा रहे हो, और वैसे भी ये तुम्हारा ही कॉल है, जो तुम चूज करोगे वही मैटर करता है। इसके बाद डोंगचुल खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे थैंक यू बोलने का चांस नहीं मिला, अगर तुम नहीं होते तो फिर मैं आज मर चुका होता, इसलिए मुझे बचाने के लिए थैंक यू। ये कहकर डोंगचुल वहां से चला जाता है। अगले दिन रेडी होकर हांतेजू अपने घर से बाहर निकलता है और वो इंसंग टाउन में घूम रहा होता है। घूमते घूमते वो सारे उन मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जो कि उसने डोंगचुल, नामशिक, यूना और योंकी के साथ बिताए होते हैं। थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही नामशिक पूछ रहा होता है कि आपने पैकिंग कर ली है? हांतेजू मना करता है। योंकी कह रहा होता है कि आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुम्हें जल्दी जल्दी पैकअप करना चाहिए। उसी टाइम स्टेशन में एक कॉल आता है और नामशिक उसे पिक करता है। कॉल पे बात करने के बाद नामशिक बता रहा होता है कि वालदेरी फार्म में डेड बॉडी मिली है और शायद वो एक सेबू गैंग के मेंबर की है। ये सुनते ही डोंगचुल अपने कैबिन से बाहर आता है और यूना से कह रहा होता है कि तुम फॉरेंसिक टीम को कॉल करो ताकि ये वालदेरी फार्म पहुंचे, और साथ ही में बैकअप टीम को भी बुलाओ। ये बोलकर वो योंकी और नामशिक के साथ वहां से चला जाता है और यूना भी उनके पीछे जा रही होती है। हांतेजू स्टेशन में खड़ा होता है और उन सबको जाते हुए देख रहा होता है। अचानक से स्टेशन का टीवी ऑन हो जाता है और हांतेजू के सामने वो डॉक्टर खड़ा होता है और उससे बोल रहा होता है, क्या तुम ठीक हो या फिर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि ये ड्रीम है या फिर रियलिटी? ज्यादा सोचो मत, आंसर बिल्कुल सिंपल है, जिस जगह पर तुम खुश होकर रह सकते हो वही रियलिटी है। ये सुनते ही हांतेजू पुलिस स्टेशन के बाहर चला जाता है। बाहर योंकी, डोंगचुल और नामशिक अपनी कार में बैठने जा रहे थे, तभी यूना वहां पर आती है और वो डोंगचुल को बता रही होती है कि कोई भी ट्रूप बैकअप के लिए अवेलेबल नहीं है। हांतेजू भी वहां पर पहुंच जाता है उनके पास। योंकी कह रहा होता है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे केस सॉल्व करने के लिए? तुम तो सियोल जाने वाले हो, तुम ये सब क्यों करोगे? डोंगचुल बोल रहा होता है कि वैसे भी तुम्हें बहुत सारी चीजें तैयार करनी है अपने ट्रांसफर के लिए। तभी हांतेजू अपना वो ट्रांसफर नोटिस निकालता है और उन सबके सामने फाड़ देता है और कह रहा होता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा सियोल। वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। योंकी हांतेजू बोल रहा होता है कि तुम इतने इनकंसिस्टेंट क्यों हो, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? ये बोलकर मुस्कुराते हुए कार का डोर ओपन करता है और बोल रहा होता है कि जल्दी से कार में बैठ जाओ। हांतेजू कार के अंदर बैठने जा रहा होता है। डोंगचुल यूना से बोल
बोल रहा होता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, कब तक तुम कॉफी बनाती रहोगी। यूना डोंचल की बात मान जाते हैं और वो सारे कार में बैठ जाते हैं। डोंचल कार स्टार्ट करता है और वो सारे मुस्कुराते हुए जा रहे होते। कार में एक रेडियो चैनल ऑन होता है और अचानक से हान तेजू को दोबारा से आवाजें सुनाई देने लग जाती है। इस वजह से हान तेजू रेडियो ऑफ कर देता है, लेकिन डोंचल दोबारा से रेडियो ऑन करता है और उस पर दूसरा चैनल लगाता है जिसपे की एक सॉन्ग आ रहा होता है। डोंचल, यूना, नामशिक और योंकी वो चारों मिलकर वो सॉन्ग गा रहे होते हैं और हान तेजू उनकी ओर देख रहा होता है। कुछ सेकंड तक उनकी ओर देखने के बाद हान तेजू भी उनका साथ देने लग जाता है, वो भी उनके साथ गाना गा रहा होता है और वो सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है ये ड्रामा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ।